जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखते हैं IAS 37 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। सबसे पहली बात है, प्रोविजन क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आप अनसर्टेन हो, मतलब आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कितने परसेंट लायबिलिटी है। देखो, अगर आपको प्रोविजन को समझना है ना, आपको पहले लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। लायबिलिटी क्या है भाई? मैंने एक गुड्स परचेज किए 30,000 और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 3 मंथ में पेमेंट कर दूंगा। क्या इस लायबिलिटी को आप क्लियरली मेजर कर सकते हैं? जी सर, हम मेजर कर सकते हैं, और 3 महीने में मैं इसको पे कर दूंगा। तो यहां जो अमाउंट है वो क्लियर है। अब प्रोविजन क्या होती है बेटा? जहां पर आप लायबिलिटी के बारे में क्लियर नहीं होते कि अमाउंट कितनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शूज की शॉप है और उसने ये क्लेम किया हुआ है, उसने वारंटी दी हुई है कि यार मैं आपको शूज बेचूंगा, और अगर 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अगर शूज खराब हो तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा वापस। सही है ना? पेमेंट कर दूंगा वापस। तो भाई इसका मतलब है, अगर मैं शूज बेच रहा हूं तो अगर 10% लोग प्रैक्टिस है कि वो ख़राब निकलता है और मुझे पैसा देना पड़ता है, तो भाई ये 10% क्या है, 20% क्या है, 30% क्या है? ये प्रोविजन है, क्योंकि आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। कभी 10% हो सकता है, कभी 5% हो सकता है, कभी 6% हो जा सकता है, कभी 40% हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोविजन और लाइबिलिटी में। तो प्रोविजन वो होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते हो, और हम सबको पता है हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस आउट भी करते हैं और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल आता है असल कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले तो ये वर्ड समझना पड़ेगा, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जो किसी ऐसे इवेंट पे बेस करती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया निक्की का, ठीक है ना, निक्की कह लें इसको, और उससे हम शूज़ बेचते हैं। तो नाइकी ने भाई हमें सू कर दिया कि भाई आप ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है ना, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप हमारा ब्रांड नेम एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। और उसने हम पे केस कर दिया $20 मिलियन का। अब अगर मैं ये केस हारूंगा तो मुझ पे $20 मिलियन की लायबिलिटी पड़ जाएगी। तो ये $20 मिलियन कंटिंजेंट है, मतलब ये लायबिलिटी कंटिंजेंट है एक इवेंट पे। और वो इवेंट क्या है? डिसीजन। और डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये कहलाता है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है ना? अगर सर मेरा 3 में से 2 ए आए तो मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, 3 में से 1 आए तो मैं ये करूंगा, तीनों क्लियर नहीं हो तो मैं ये करूंगा। नाउ अब जो आपकी प्लानिंग है वो कंटिंजेंट है एक फ्यूचर इवेंट के उस पर। तो सेम ऐसे ही जो केस हुआ होगा वो किसी पास्ट प्रैक्टिस की वजह से हुआ होगा, जाहिर सी बात है आपने ये वाला वर्ड यूज कर लिया, ठीक है ना। अब केस चल रहा है और जो लाइबिलिटी है वो फ्यूचर में अराइज होगी, वो भी किस बेसिस पे? एक डिसीजन की बेसिस पे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहलाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब सेम ऐसे ही कंटिंजेंट एसेट है। भाई किसी ने मेरा प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है ना, और उसने प्रोडक्ट को वैसा यूज़ नहीं किया जैसे मैंने कहा था, और उसको कुछ रिएक्शन हो गया, उसने मार्केट में रेपुटेशन मेरी ऊपर नीचे कर दी, मैंने उस पर केस कर दिया। भाई मैंने कहा भाई केस कर दिया और तुम मुझे डैमेजेस पे करो $10 मिलियन के। अब ये मेरा केस चल रहा है। अब अगर मैं ये केस जीतता हूं तो मेरा रिसीवेबल क्रिएट होगा, मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा कहलाएगा कंटिंजेंट एसेट। बिल्कुल वैसे ही बात है, एक लॉ सूट चल रहा है, ये लायबिलिटी, ये एसेट मुझे तब मिलेगा जब मैं ये केस जीतूंगा। तो ये एसेट कंटिंजेंट है इवेंट पर। कंटिंजेंट किसी एक ऐसे इवेंट पे जो आप कंट्रोल नहीं करते, उसकी डिसीजन की वजह से ये आपका एसेट बन सकता है। अब बात आती है बेटा रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग, हाँ, कैसे इसको आप रिकॉर्ड करेंगे ये देख लें भैया। ठीक है भाई, ये आपके सामने कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर अब ये सब लॉयर्स की कन्वर्जेशन हो रही होती है, ठीक है ना। अप टू 10% है, आपको कुछ नहीं करना। अगर अप टू 50% जा रहा है कि यार आपका लॉयर ही कहता है कि 40% चांस है सर हम केस हार जाएंगे, अब आप क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू दी अकाउंट में कि भाई हम पे एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन सकती है, 10 करोड़ की है,
और ये कंटीजेंट लायबिलिटी जिसको पता होगा वो पता होगा कि एक इवेंट चल रहा होगा जिसकी बेसिस पे ये बन सकता है। और अगर मोर देन 50% है भाई, लो भाई मोर देन 50% है, अब आप इसे ऐसा रिकॉर्ड कर दो प्रोविजन। प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप इसे एक्सपेंस आउट भी करोगे और आप इसे बैलेंस शीट में प्रोविजन एज अ लायबिलिटी भी शो करेंगे, जैसे आप नॉर्मली प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज आपकी बैलेंस शीट की फिगर्स को अफेक्ट कर देगी, ये नहीं करेगी, ये नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाएगी, ये आपके प्रॉफिट को भी डिस्टर्ब कर देगी। जाहिर सी बात है, प्रोविजन एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो बेटा प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रॉफिट पे अफेक्ट आ जाएगा और बैलेंस शीट जाएंगी, लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, दोनों नेगेटिव इवेंट हो जाएंगे आपके। अब आ गया कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट क्या है भाई, अगर ऑलमोस्ट सर्टेन है, देखो हमेशा ये बात तो आपको पता होगा, लायबिलिटीज में आप नेगेटिव साइड चलते हैं और एसेट्स में बहुत पॉजिटिव चलते हैं। मतलब लायबिलिटीज जरा सा भी दिख रही होती है, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वो फॉर्म रिकॉर्ड कर लो, एसेट में ऐसा नहीं हो सकता। इसने यहां पे कहा बेटा ऑलमोस्ट सर्टेन, हाँ ऐसा नहीं है दिख रहा है और रिकॉर्ड कर दिया। अगर ऑलमोस्ट सर्टेन है आप, तो आप एज एन एसेट रिकॉर्ड कर देंगे। आपके लॉयर ने कहा केस हमारा है सर, केस हमारा है। खैर लॉयर तो यही कहते हैं हमेशा कि यार केस तो हमारे हाथ में है। लॉयर ने पूरी आपको रिपोर्ट बना के दे दी, ये चीज़ें दे दी, आपको डॉक्यूमेंट शो कर दिया, हमारे पास प्रूफ है, ये है 90% 95% चांस हम जीतेंगे। अब आप इसको एज ए एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली 40-50% है, 50% तक जा रहा है वो, ठीक है ना, तो आप सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे अपना कंटीजेंट एसेट। और लेस देन 50% है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखो अगर 50% से लेस है तो आपने डिस्क्लोज किया था, ये इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है।